भैया बहनों, आज हम लोग अगले चैप्टर कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कार्य क्या है। तो ध्यान देंगे, जब हम किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं तो उस बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वह बल के परिमाण और उसके द्वारा उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल से मापा जाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर मान लेते हैं हमने यह बल आरोपित किया है, तो इस बल के कारण यदि यह वस्तु जो विस्थापित हो रही है वो मान लेते हैं कि उसमें विस्थापन यश हो रहा है, तो जो किया गया कार्य है वह बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कार्य बराबर F इंटू यश होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, भौतिक विज्ञान में हम कार्य होना तभी मानते हैं जब कोई बल अपने क्रिया बिंदु को बल की दिशा में विस्थापित कर दे। जैसे अगर हम इस बोर्ड के ऊपर बल आरोपित कर रहे हैं, अब बल विस्थापित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो कार्य होगा वह कार्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, भले हम कितना ही इसके ऊपर बल क्यों ना लगाएं, यदि बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ या उस बल के कारण विस्थापन नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो किया गया कार्य वह शून्य है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि विस्थापन की दिशा में ही हम बल आरोपित करें। ठीक है, देखिए, यदि बल की जो दिशा है वो विस्थापन की दिशा से कुछ अलग हम आरोपित कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये पिंड है, ये क्षैतिज तल में विस्थापित हो सकती है और यहाँ पर हम इसकी विस्थापन इस दिशा में होना है, हमने बल इसके विस्थापन से थीटा कोण पर आरोपित किया है। जैसे कोई वस्तु नीचे पड़ा हुआ है, रस्सी से अगर हम उसे खींचते हैं तो हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है वह क्षैतिज से कुछ ऊपर होता है किसी कोण पे, लेकिन वस्तु अपना क्षैतिज पर सरक रहा होता है तल पे। तो उस स्थिति में ध्यान देंगे, हमारा जो बल आरोपित किया गया है वो विस्थापन की दिशा से यदि थीटा है तो हम क्या करेंगे, बल का घटक निकालेंगे विस्थापन की दिशा में। तो घटक निकालना, तो जिस दिशा में घटक निकालना है वहां से आप क्या करते हैं, वो शीर्ष से लंब डाल देते हैं उसके ऊपर। अब यह जो मान होगा यह बल का घटक होगा विस्थापन की दिशा में, इतना। तो ये कितना होगा, यदि F है, यह कोण थीटा है, तो यह हो जाएगा F cos थीटा। तो इस तरह से विस्थापन की दिशा में लगने वाला जो बल है वह F cos थीटा है। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा, तो कार्य बराबर बल का मान लेंगे F cos थीटा, विस्थापन की दिशा में बल F cos थीटा है, और इंटू विस्थापन यह, जिसको हम लिख सकते हैं Fs cos थीटा। जिससे क्या स्पष्ट होता है, ध्यान दें, यदि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है वह थीटा हो, तो उस स्थिति में जो कार्य होगा वह कितना होगा, तो बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा। जिस तरह से कार्य का जो जनरल सूत्र हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, F इंटू एस सदिश रूप में। देखिए F इंटू एस, यदि आप जानते हैं डाट गुणन में क्या होता है, तो F एस कॉस थीटा, अरे ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है ना, उसी का उपयोग यहाँ करते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा, यदि बल और विस्थापन इनके बीच का कोण जीरो है, अर्थात बल की दिशा में विस्थापन है, तो थीटा बराबर जीरो और cos जीरो का मान 1, तो उस स्थिति में हो जाएगा एफ एस। तो इस तरह से ये हमारा जनरल सूत्र हो जाएगा, और इसका उपयोग हम लोग हर जगह कर सकते हैं जहाँ पे कोण कुछ भी हो, जो कोण होगा वो कोण यहाँ पे हम लोग रख देंगे। थीटा यदि जीरो है तो जीरो, अगर कुछ है तो जो मान होगा वो रखेंगे। ठीक है, जिस तरह से अगर हम कार्य का मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। बल का जो मात्रक है वह न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर जैसे हम लोग जूल कहते हैं, तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होगा। इस तरह से कार्य का जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक, वह जूल होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो कार्य का जो अन्य मात्रक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक है वह अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो अगर प्रश्न में कहीं हमको जो कार्य है उसका मात्रक यदि हमें अर्ग में दिया है तो उसको हम लोग एसआई पद्धति में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसे परिवर्तित कर लेंगे और इस तरह से अर्ग को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, ये जो भिन्न भिन्न स्थितियों में किया गया जो कार्य होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। जैसे जो जनरल सूत्र हमें जो मिला है वह क्या है आपका, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें देखिए, ये जो कॉस थीटा का जो मान है,
आप जानते हैं cos थीटा का मान -1 से +1 के बीच होता है, कुछ भी हो सकता है, -1 से प्लस के बीच में होता है। जब हमारा देखेंगे कि यदि कोण जो है वह कोण 90 से कम है और 0 से अधिक है, 90 से देखिएगा थीटा का जो मान है वह 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, पहली स्थिति। तो इस स्थिति में आप जानते हैं कि यदि F और S 0 ना हो तो किया गया जो कार्य होगा वह धनात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0, तो 1 से घटते घटते 0 होता है। यदि cos मतलब थीटा का मान 90 से कम है तो cos थीटा का मान कुछ पॉजिटिव होगा, बल पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में किया गया कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि थीटा बराबर 90 हो जाता है तो क्या होगा? थीटा बराबर 90 या 270, उन दोनों स्थितियों में आप जानते हैं cos 90 का मान भी 0 होता है और cos 270 का भी मान 0 होता है। जब cos थीटा का मान इधर 0 आ गया तो किया गया कार्य 0, बल विस्थापन चाहे जितना हो, अगर ये बल और विस्थापन के बीच का कोण यदि 0 हो गया तो कार्य 0 हो जाएगा। जैसे इसका सबसे अगर देखें तो एक आसान सा उदाहरण है, अगर एक कूली अपने सर पर कुछ सामान रखकर प्लेटफॉर्म पर क्षैतिज समतल प्लेटफॉर्म पर वो घूम रहा हो तो उस स्थिति में कूली के द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि देखिए वो जो बोझ को अपने सर पे लिया हुआ है, मान लेते हैं कूली का सर है, जो बोझ होगा वह उसका जो मतलब जो बल लग रहा है mg वो नीचे की ओर लग रहा है और कूली क्षैतिज तल में विस्थापित कर रहा है, तो बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। बल और विस्थापन देखिए, भार नीचे तो कूली अब जो बल लगाया होगा इतना ही बल किधर लगाया होगा? ऊपर। इतना ही बल किधर लगाया है? ऊपर। तो कूली के द्वारा आरोपित बल भार के विपरीत ऊपर की ओर, और ये विस्थापन हो रहा है कोण 90, और उस स्थिति में cos 90 का मान 0, अर्थात कूली के द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य 0 होगा। ध्यान देंगे, टोटल कार्य 0 नहीं है जो हम लोग कहते थे कि कार्य 0 हो गया। ठीक है, कूली के द्वारा जो किया गया कार्य है वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य 0 होगा। इस चीज पे ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा किया गया कार्य टोटल 0 ही हो गया है, उसके द्वारा कुछ कार्य हुआ है। कौन सा कार्य हुआ है? तो जिस तल पर वह चल रहा है तो घर्षण बल के विरुद्ध उसने भी काम किया है ना, घर्षण बल के विरुद्ध जो काम किया वो तो कार्य हुआ है, लेकिन गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य किया वह 0 है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कूली के द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य 0 है यहाँ पे, क्योंकि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है उसमें बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कार्य 0 है। ठीक है, अब देखिए यदि ये जो बल है और विस्थापन के बीच का जो कोण है वह 90 से अधिक हो और 270 से कम हो, तो उस स्थिति में ध्यान देंगे ये जो cos थीटा का मान वो ऋणात्मक होगा और जो किया गया मान है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो कार्य है वह अधिकतम कब हो सकता है? जब थीटा का मान क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो उस स्थिति में कार्य हमें महत्तम मिलेगा धनात्मक, और ऋणात्मक अधिकतम कब मिलेगा? जब थीटा का मान 180 हो, क्योंकि 180 पर क्या हो जाना है इसका मान आप जानते ही हैं, -1। अब देखिए इसमें हम लोग देखें तो एक उदाहरण और हम देख लें कि नाभिक के परितः जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं तो वहाँ भी किया गया कार्य 0 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये नाभिक है, इसके परितः इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं तो अभिकेंद्र बल यह हो गया, और विस्थापन उस क्षण स्पर्शरेखी मान इस तरह से करते हैं, या देखिए पूरा अगर ऐसे बात करें अभिकेंद्र बल हमेशा ही इस केंद्र की ओर लगेगा, और एक चक्कर लगाने के बाद जो विस्थापन हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? 0। तो हर चक्कर के बाद विस्थापन 0 हो जा रहा है, और इस तरह से किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ नाभिक के परितः जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वहाँ भी कार्य 0 है। जो ग्रह हमारे जैसे सूर्य के परितः चक्कर लगा रहे हैं तो वहाँ भी जो किया गया कार्य होगा वह 0 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। यदि बल, यहाँ देखिए हमने जो ये सूत्र हमारा है इसमें बल नियत है। यदि बल नियत ना होता, बदल रहा हो, समय के साथ बल बदल रहा हो, तो उस स्थिति में हम इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कौन सा बल लेंगे? जैसे किसी वस्तु पे बल लग रहा है 1
किसी क्षण उस पे मान लेते हैं 10 न्यूटन लग रहा है, अगले क्षण 12, फिर 20, फिर 15, फिर 10, 5 ऐसे लग रहा था, हम कौन सा बल लेंगे यहाँ पे? तो ऐसी स्थितियों में यदि बल हमारा परिवर्ती हो तो उस स्थिति में यदि हमको बल के द्वारा किया गया कार्य यदि ज्ञात करना हो तो कैसे होगा? देखिए, यदि हम बल और विस्थापन के बीच में, ठीक है, यदि एक ग्राफ खींचें, अगर हम इस पे विस्थापन x अक्ष पे लेते हैं और बल को y अक्ष पे ले लेते हैं, यदि बल हमारा नियत है, ठीक है, बल नियत है, तो विस्थापन मान लेते हैं कि x1 प्रारंभिक स्थिति x1 है और अंतिम स्थिति x2, और इन दोनों स्थिति में बल नियत है, मान लेते हैं बल हमारा F है। तो अगर हम ग्राफ खींचें तो यह हमारा इस तरह से ग्राफ आएगा, यह ग्राफ x1 से x2 के बीच, और इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो हमारा यह क्षेत्र हो जाएगा। और आप देखते हैं कि F इंटू ये विस्थापन x, यही हमारा क्या होता है? कार्य होता है, मतलब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि ये बल हमारा परिवर्तित हो रहा हो, जैसे x1 पे बल कुछ और है, अन्य बिंदु पर कुछ और हो, अन्य विस्थापन कुछ और है, ऐसे ये बदल रहा हो, मतलब ये विस्थापन के सापेक्ष बल हमारा परिवर्तित हो रहा हो, तो हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। अब इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल, तो अब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? किया गया कार्य। तो इसमें हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कई छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, बहुत छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, ठीक है, और इसमें प्रत्येक छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम लोग उसका समाकलन कर देते हैं, और इस तरह से संपूर्ण हमें वो किया गया कार्य प्राप्त हो जाता है। यदि इस छोटे से भाग यहाँ पर देखिए, ये सब जो दूरी है वो समान ले लेते हैं, विस्थापन मान लेते हैं, इनके बीच का विस्थापन डेल्टा एस विस्थापन के छोटे छोटे भाग हमने ले लिया। पहले भाग पर जो बल है F1 लग रहा है, अगले भाग पर F2, तो पहले भाग में किया गया जो कार्य होगा उसको W1 माने, तो W1 बराबर F1 डेल्टा एक्स विस्थापन, ये दूरी कितना ली है? डेल्टा एक्स दिया गया है। W2 बराबर क्या हो जाएगा? F2 डेल्टा एक्स। W3 बराबर क्या हो जाएगा? F3 डेल्टा एक्स। तो संपूर्ण कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन, ऐसे होंगे, तो हो जाएगा यह F1 डेल्टा एक्स प्लस F2 डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन। इसमें अब ध्यान दें, इस तरह की जब कंडीशन आपके आ जाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? अब ये हम इसका समेशन कर लें, तो हो जाएगा Fi डेल्टा एक्स और i बराबर 1 से i बराबर n तक। इस तरह से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। यदि ये जो समय जो दूरी हम लोग लिए हैं, दूरी इनके बीच का जो विस्थापन डेल्टा एक्स, यदि डेल्टा एक्स ये शून्य की ओर अग्रसर हो, अर्थात डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो उस स्थिति में x1 से लेकर x2 तक के बीच में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f dx, x1 से लिमिट लगा देंगे x1 से x2 तक, ठीक है। तो इस तरह से किया गया जो कार्य होगा परिवर्ती बल के द्वारा, वह यदि हमें ज्ञात करना है तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dx और लिमिट होगी x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। और इसे ज्ञात करना है तो इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो हमें प्राप्त हो जाना है। इसमें एक चीज ये भी हो सकता है कि यदि बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में ना हो, इनके बीच का कोण क्या हो? थीटा हो, तो उस स्थिति में आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर F cos थीटा dx। विस्थापन की दिशा में बल का घटक निकालेंगे तो F cos थीटा हो जाएगा और लिमिट x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। तो आप इससे ऐसे कर सकते हैं। इसी को अगर आप दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं, देखिए F cos थीटा ds, जिसको हम F ds cos थीटा भी तो लिख सकते हैं, और F ds cos थीटा ये कब आता है? तो आप जानते ही हैं कि 2 का गुणा कर रहे हैं तो F डॉट dx लेते हैं तो ये क्या आता है? F dx cos थीटा। इस तरह से आप इसी चीज को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 से लेकर x2 तक इसकी लिमिट है और सदिश f डॉट सदिश dx, ठीक है, क्योंकि यह चीज इसके बराबर होगा। इस तरह से परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें अगले टॉपिक पर आते हैं कि
ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी, जिसको हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊर्जा है क्या? तो ऊर्जा क्या है? तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। आप जानते हैं सामान्य वे में हम लोग ऐसी बात करते हैं ना कि जैसे जब थक जाते हैं कहते हैं अब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु में ऊर्जा है तभी वह कार्य कर सकता है, तभी वह गतिशील हो सकता है। तो सामान्य रूप में ऊर्जा की जो परिभाषा है वह यही है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और देखें तो हमारे ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, लेकिन इनको हम दो भागों में सामान्य रूप से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से ब्रह्मांड में सभी प्रकार की ऊर्जा को सामान्य रूप से दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और जिनके बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब इसमें एक और टॉपिक हमारा है, वह है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है गतिज ऊर्जा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले इसे देखें, उसके बाद फिर हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय पे आते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय को हम लोग तीन तरह के उसमें निगमन उसका कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले आते हैं गतिज ऊर्जा की अवधारणा क्या है। यदि कोई वस्तु है और वह u वेग से गतिशील है और उस पर कोई बल F लग रहा है, जिसके कारण से वस्तु का जो वेग है वह बदलकर अब v हो जाता है। जैसे कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान यम है, यम द्रव्यमान का पिंड है, u वेग से गतिशील है। जब हम इसके ऊपर एक बल आरोपित करेंगे, यह बल जिसके कारण से इसके वेग में कुछ परिवर्तन हो गया, अब इसका जो वेग है वह क्या हो गया, u से बदलकर अब v हो गया है। ठीक है, तो इस परिवर्तन जो हुआ है, इस समय जब बल इसके ऊपर लगाए हैं, तो इस समय उसके द्वारा जो किया गया, या ऐसे कह सकते हैं उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको हम लोग यस मान लें, तो किया गया जो कार्य होगा वह कार्य बराबर क्या होगा, F इंटू यस हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और दूसरा ये भी जानते हैं F बराबर m में। अब F बराबर m में होता है, उसका मान है जिसमें भर देते हैं, तो F की जगह पर हम m में लिख देंगे, तो m में s हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दें। अब देखिए, हम लोग गति का समीकरण जानते हैं। तीसरा जो समीकरण है जिसमें आपने पढ़ा है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर हम इसमें m/2 से गुणा कर दें प्रत्येक पद में, क्यों कर रहे हैं, देखिए इधरmas आया है और वहाँ 2as दिख रहा है, हम वहाँ mas लाना चाहते हैं और इसको कार्य को गतिज ऊर्जा के पदों में हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं, इसके लिए कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों पक्षों में m/2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बटा 2, यहाँ हो जाएगा mu स्क्वायर बटा 2, 2mas बटा 2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो हो जाएगा mas। ठीक है, तो ये चीजें हमें मिलेंगी। पक्षांतर हम लोग कर दें, तो पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा mv स्क्वायर बटा 2 माइनस mu स्क्वायर बटा 2 बराबर mas। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, या सीधे mas के जगह पर हम यह मान रख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से आपको प्राप्त हो जाएगा w बराबर mv स्क्वायर बटा 2 माइनस mu स्क्वायर बटा 2। इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए, यदि प्रारंभिक वेग 0 होता, अर्थात वस्तु विरामावस्था में होता, और तब उसके ऊपर हमने बल लगाया होता और उसके द्वारा जो विस्थापन हुआ था वह यस होता, तो वह कंडीशन यदि हम लेते हैं कि प्रारंभिक वेग 0 है यानी वस्तु विरामावस्था में है, तो उस स्थिति में हमें w बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए u बराबर 0 ले लेंगे तो हो जाएगा mv स्क्वायर बटा 2। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि बाह्य बल के द्वारा जो वस्तु को हमने ऊर्जा दिया है, जो हमने ऊर्जा स्थानांतरित किया, वह कितना हुआ है, mv स्क्वायर बटा 2। यह बल लगाने पर यदि वस्तु हमारा विरामावस्था में था तो हमने उसके ऊपर यह बल लगाया है, तो हमने उसको कितना ऊर्जा दिया, देखिए जो हम
कार्य करते, जैसे हमने जो ऊर्जा दी है उसी ऊर्जा द्वारा कार्य होगा, या जो यहाँ पे उस स्थिति में देखेंगे हमने इसको जो बल दिए लगाया है उसके द्वारा जो कार्य हुआ है जितना हुआ है, अर्थात इतनी ऊर्जा इसको स्थानांतरित किया गया है, चूंकि वस्तु विरामावस्था में था। ठीक है, तो इस स्थिति में हमने इसको जो बल लगाया उसके कारण से जो ऊर्जा उसमें आई है ये गति की अवस्था में, इस कारण से इसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि देखिए अब ये जो हमने इसके ऊपर ऊर्जा दिया, यानी जो ऊर्जा हमने स्थानांतरित किया हुआ 1/2 mv² हुआ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अभी गतिशील हो चुका है, अगर हम इसके बाद अब इसके ऊपर कोई बल ना लगाएं तो यह वस्तु विरामावस्था में आने से पूर्व इतना कार्य करेगा, अर्थात इस वस्तु में इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह हो गई mv²/2। इस तरह से किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से वर्तमान गति की अवस्था में लाने में व्यय होता है, या वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था से विरामावस्था में लाने तक करता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसी में आते हैं कि ये जो मान हमको प्राप्त हुआ था समीकरण नंबर 3, इसको देखिए, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि mv²/2 गतिज ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा, और यह प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। इसको हम K फाइनल कह दें, KF, और इसको KI कर दें इनिशियल, W बराबर। ठीक, या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कार्य बराबर डेल्टा K। यही आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन डेल्टा के उस वस्तु पर आरोपित बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो ध्यान देंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय यदि आपको प्राप्त करने के जैसे क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, तो यह उसका स्टेटमेंट हो गया। और अगर आपको यह प्राप्त करना हो तो आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो सामान्य तरीका है कि पहले आप लोग क्या करेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फिर से समझ लें, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल के जगह पर ma लिख लेंगे, mas समीकरण नंबर 1। फिर गति का आप तीसरा समीकरण लीजिए, उस समीकरण में m/2 से दोनों पक्षों में भाग दीजिए, जो मान आता है अब आप देखेंगे कि यह आपको मिला समीकरण नंबर 2, तुलना कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा 1/2 mv², और फिर हो जाएगा mv²/2। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, अर्थात डेल्टा K बराबर W। इस तरह से कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें कलन विधि के द्वारा भी हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, और वह कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे, इसमें हम लोग इसी चीज को दूसरे विधि से प्राप्त करते हैं। देखिए, जो अगर हम लोग मानते हैं कि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान स्मॉल है, प्रारंभिक वेग u है, और उसके ऊपर यह बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन v हो जाता है, तो उस परिवर्ती बल द्वारा बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन ds में कार्य जो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, तो dw बराबर f इंटू ds। चूंकि विस्थापन सूक्ष्म है, किया गया कार्य सूक्ष्म हो जाएगा। यह बराबर ma होता है तो ma ds हो गया, dw बराबर। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वह त्वरण बराबर क्या होता है, तो dv/dt होता है ना, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखिए, अब आप इसमें dv देखिए गुणा में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ds को इधर और dv को उधर कर दीजिए, m ds/dt इंटू dv। इसी को आपने बस स्थान बदला है, क्यों, क्योंकि ds/dt जो है यह आप जानते हैं कि यह वेग के बराबर होता है, यह वेग के बराबर विस्थापन बटा समय वेग हो गया, तो mv dv हो गया। तो इस तरह से जो सूक्ष्म कार्य हुआ यह आपको प्राप्त हुआ। अब बल द्वारा समय अंतराल जो है, जिसमें मान लेते हैं जिसमें वस्तु का वेग u से v हो गया है, उस समय अंतराल में किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, संपूर्ण कार्य आप ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे dw का। ठीक है,
तो dw का मान कितना है mv dv, ठीक है। और वेग, प्रारंभिक वेग क्या था उसका u और अंतिम वेग v, तो u से लेकर v तक। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा m, और इंटीग्रेशन ऑफ v dv, प्रारंभिक वेग u अंतिम v, तो स्मॉल u से v तक। अब देखिए v dv है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन का सूत्र x टू द पावर n dx यदि है तो उस स्थिति में x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाता है। जो यहाँ पे देखिए d के साथ जो मान है वही आगे हो, d के साथ क्या है x, और वही यहाँ भी हो x, ठीक। तो x के ऊपर जो घात है उस घात में 1 की वृद्धि हो जाती है, और वही घात कहाँ चला जाता है, नीचे बटे में भी होता है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है, v dv है, x के यहाँ पर क्या है v है, और v के ऊपर घात क्या है 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो क्या हो जाएगा v पर घात 1, घात में 1 जुड़ता है तो 1 धन 1 बटा 1 धन 1, मतलब v स्क्वायर बटा 2 होगा। तो वो चीज़ यहाँ हम लोग कर लें तो हो जाएगा m v स्क्वायर बटा 2 और लिमिट u से लेकर v तक। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं कि जो लिमिट है वेरिएबल जो हमारा है v, देखिए जो d के साथ वो वेरिएबल होता है, तो v के साथ क्या, d के साथ क्या है v, तो v वेरिएबल है, तो पहले हम उसके यहाँ पे अपर मान रखते हैं, ऊपर वाला m, देखिए ऊपर वाला मान कितना है v, तो v के यहाँ पर v रखेंगे तो v स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर उस वेरिएबल के जगह पर लोअर वाला मान रखते हैं, और v के जगह पर क्या रखेंगे u स्क्वायर बटा 2। ये इंटीग्रेशन का तरीका है। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बटा 2, m का गुणा कर दीजिए, माइनस mu स्क्वायर बटा 2, किसके बराबर, कार, और mv स्क्वायर अपन 2 ये आपकी गतिज ऊर्जा है अंतिम, तो kf, और ये आपका प्रारंभिक हो गया ki, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा k हो गया यह। इस तरह से कार्य ऊर्जा प्रमेय आप यहाँ से भी ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वस्तु पर नेट परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इस तरह से आज हम लोगों ने कार्य क्या है, कार्य के द्वारा किया, और कार्य पहले हो गया, फिर नियत बल के द्वारा किया गया कार्य और परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, यह प्राप्त किए। उसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो आप इसका नोट्स बना लेंगे और जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा।